हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी यूपीएससी में। मेरा नाम है अमितेश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक प्रिमिटिव आदमी, प्रिमिटिव पीपल इवॉल्व करते हैं और वो सिटी लाइफ में आते हैं। दैट मीन्स हड़प्पा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं। फिर उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है तो फिर वो आर्यंस के साथ मिलते हैं। दैट मीन्स आर्यंस आते हैं बाहर से। कुछ लोग मानते हैं कि वो मिडल ईस्ट से आए, कुछ लोग मानते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए। जब आर्यंस आते हैं तो वो अपने साथ चैरियट, रथ के साथ वो आते हैं, रथ पे सवार होके आते हैं वो यहाँ पे। फिर वो यहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं और फिर उनके बीच में कुछ युद्ध भी होते हैं। फिर इंटरमिक्सिंग होती है कल्चर की, लैंग्वेज की। इन सब इवोल्यूशन प्रोसेसेस के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि कैसे आर्यंस जब विलेज लाइफ में सेटल हुए, क्योंकि आर्यंस बेसिकली नोमैड्स थे, पैस्टोरलिस्ट थे। वो अपने पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। बट जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पे एक जगह सेटल होके आप एग्रीकल्चर, आप खेती कर सकते हो। उन्होंने ये कोशिश किया कि हम अपने पशुओं के साथ एक जगह पे रुकेंगे, वहाँ हम खेती करेंगे और अपने लाइफ को सस्टेन करेंगे। और जब वो अपने पशुओं के साथ सेटल होना स्टार्ट किया उन्होंने, तो अलग अलग ट्राइब्स में वो सेटल हुए। छोटे छोटे ट्राइब्स में वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलके वो सेटल हुए। फिर ओवर द टाइम उनके बीच युद्ध होने लगा। ये इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा ट्राइब, कैसे एक छोटा ट्राइबल विलेज बड़े जनपद में कन्वर्ट होता है, बड़े टाउन में कन्वर्ट होता है। फिर उससे महाजनपद बनता है, एक किंगडम बनता है, एक रिपब्लिक बनता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है अगर 3-4 विलेजेस एक पास है, तो वहाँ के अलग अलग प्रोफेशन को फॉलो करने वाले लोग, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर को फॉलो करता है, कोई क्राफ्टमैन है, कोई ऑर्नामेंट, कोई आभूषण बनाता है, कोई मेटल वर्क करता है। तो ये जितने भी स्किल्ड पीपल थे, क्राफ्टमैन हो गए, मेटल वर्कर्स हो गए, वो एक जगह एक सेंटर बनाते हैं, ट्रेडिंग सेंटर। और वहाँ पे बार्टर सिस्टम का यूज़ होता है। दैट मीन्स एक सेंटर बना, वहाँ पे अलग अलग गाँवों से लोग आते हैं अपने फसलों को लेके, और वहाँ पे वो एक्सचेंज करते हैं उनकी वस्तुओं से। दैट मीन्स मिट्टी के बर्तन, पॉटरीज से, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, बीड्स से। फिर और आपको पॉटरी चाहिए होती थी, जो बड़ी बड़ी पॉटरीज जिसमें वो अपने अनाजों को स्टोर करते थे, अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे। तो उनका एक्सचेंज करके वहाँ पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। वो जो ट्रेडिंग सेंटर थे छोटे छोटे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे स्किल्ड लोगों की संख्या बढ़ती गई और वैसे वैसे ट्रेड भी बढ़ता गया। एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वो छोटे टाउन, छोटे ट्रेड सेंटर बड़े जनपद में कन्वर्ट होते हैं। और जब वो बड़ा जनपद और एक्सपैंड करता है, जहाँ और तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उनका एक चीफ इमर्ज होता है, उसमें से एक ट्राइबल चीफ बनता है, वो उसका राजा बनता है। फिर वो उस पूरे एरिया को कंट्रोल करता है, फिर पूरे एरिया को मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है। तो वो एक महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम महाजनपद के बारे में, महाजनपद पीरियड के बारे में बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड है आपका 600 BC टू 400 BC। और कुछ महाजनपद जिनके बारे में हम बात करेंगे वो मगध हो गया, सिमिलरली अवंती, लिच्छवी, सुरासेन, कुरुक्षेत्र, तो गांधार, ये बड़े जनपद थे, ये महाजनपद थे। इनमें प्राइमरली हम मगध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी मगध से जुड़ा हुआ है, इसलिए मगध और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मगध राज्य, मगध किंगडम। मगध किंगडम ऐसा माना जाता है कि जरासंध ने इसे इस्टेब्लिश किया था। आपने महाभारत की स्टोरीज में जरासंध के बारे में पढ़ा होगा, आई थिंक, जिसे भीम ने मारा था, छल से मारा गया था। जो मगध किंगडम था, हम बात करेंगे बिंबिसार की। बिंबिसार जो थे वो मगध के राजा थे 524 BC में, 524 BC में। और उन्होंने अलग अलग मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी को अपनाया। फिर किसी के ऊपर आक्रमण करके उनके राज्यों को अपने में मिलाया। इस तरह से उन्होंने अपने पूरे राज्य का एक्सपेंशन किया था। बिकॉज उस टाइम पे लोगों का मेन फोकस क्या था, उस टाइम पे जो ट्राइबल पीपल थे उनका मेन
फोकस क्या था, अप अलग अलग लैंड को एक्युपाई करना, ताकि उनके जो पशु हो गए वहाँ पे वो अपने चर सके। जैसे पशुओं को चराना पड़ता है तो वो ग्रास लैंड के लिए लड़ते थे, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो अपने राज्य को और एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी, जैसे कि किसी राज्य के, जैसे कि बिम्बिसार ने आई थिंक अवंती की प्रिंसेस से शादी की थी, इसी तरह से उन्होंने एक दो और प्रिंसेस से शादी की थी, ताकि उनसे उस राज्य से मगध का संबंध अच्छा हो और इनका एक्सपेंसन हो, मगध राज्य का एक्सपेंसन हो, और फिर इनकी शक्तियाँ स्ट्रांग हो, आर्मी स्ट्रांग हो। सो इस टाइप में वो अपनी राज्य का, अपने पूरे किंगडम का एक्सपेंसन करते थे। नाउ मगध फेमस क्यों था? सो मगध बेसिकली था गंगा, आप इस मैप में देख सकते हैं, जो गंगा नदी बहती थी उसके बेसिन एरिया में पड़ता है मगध। सो उस टाइम पे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 1000 BC में आपके आयरन की खोज हो चुकी थी। तो जो मगध राज्य थे वो लोगों ने क्या किया कि गंगा की बेसिन में जितने भी फॉरेस्ट थे उस टाइम पे सबको क्लियर किया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मगध हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर विच हेल्प देम इन क्लियरिंग एंड प्लॉइंग द लैंड। अब उनके पास ह्यूज आयरन डिपॉजिट क्यों थे? क्योंकि आप इस मैप में देख सकते हो कि ये जो मगध का एरिया है इस समय ये छोटा नागपुर प्लेटो है, जहाँ आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ से आयरन ओर निकाले जाते हैं इस करंट टाइम पे, आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके पास आयरन ओर की अधिकता थी, जिसको यूज करके फसल ज़मीन को क्लियर करते थे, वहाँ खेती करते थे, ग्रासलैंड्स बनाते थे, वहाँ पे उनके पशु चारा चरते थे, पशुओं को चारा मिलता था, इससे उनका एक्सपेंशन होता था, उनका डेवलपमेंट होता था। फिर उसके साथ ही मगध के साथ एक लगने वाला राज्य था अंग। आई थिंक महाभारत में आपने सुना होगा कि कर्ण जो कैरेक्टर था महाभारत का, उसे अंगराज भी बोलते हैं। तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा घोषित किया था। तो वो जो अंग प्रदेश था उसको बिंबिसार ने कैप्चर किया, और अंग में एक सिटी पोर्ट था चंपा नाम का। अब ये चंपा जो है ये गंगा नदी पे पोर्ट था सॉरी। तो जब इन्होंने अंग को कैप्चर किया तो ऑब्वियसली गंगा नदी भी इनके अधिकार क्षेत्र में आ गई, जुरिस्डिक्शन में आ गई। और इसके बाद अब इस चंपा पोर्ट से वो गंगा डेल्टा, दैट मीन्स हुगली, इस समय की हुगली नदी होते हुए कोलकाता होते हुए फिर ये गोदावरी नदी पे, साउथ इंडिया में गोदावरी नदी पे एक गोदावरी डेल्टा बेसिन में एक पोर्ट था, उससे ट्रेड होता था। तो साउथ इंडिया में जाके वो स्पाइसेस लाते थे, वहाँ से स्टोन्स लाते थे। सो इस तरह से उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई और मगध रीजन और बड़ा होता गया। मगध का जो कैपिटल था वो राजगृह था, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मगध ने अपना एक्सपेंशन कैसे किया। फिर बिंबिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु, जो उनके खुद के बेटे थे, और अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा ताकि वो राज्य को पा सके। और अजातशत्रु का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, बट उन्होंने अपने नेबरिंग सिटीज़ पे, नेबरिंग ट्राइबल एरियाज़ पे आक्रमण किया और उन्हें अपने में मिला लिया था। नाउ अब हम बात करेंगे कि किंग की पोजीशन क्या थी। आई मीन उस टाइम पे किंग जो ट्राइब का हेड था वो कितना प्रोमिनेंट था, उसकी वैल्यू क्या थी बेसिकली। सो आपको पता होगा कि आर्यंस जब आए तो उन्होंने वैदिक पीरियड उसको बोलते हैं, और वेद की रचना की थी उन्होंने। तो वेद, जो हमारे वेद हैं वो हमारी सोसाइटी को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बट ये जो डिवीज़न है वो फंक्शनल डिवीज़न है, दैट मीन्स उनके काम के ऊपर डिवीज़न होता है। तो इसमें जो ब्राह्मण थे, जो सबसे अपर क्लास माना जाता है इस टाइप में, आई मीन उस टाइम पे जो अपर क्लास, जिनके पास बुद्धिमत्ता ज़्यादा थी। अब ये क्लास उस समय फंक्शन के ऊपर था, दैट मीन्स जिसके पास बुद्धि होगी, वेदर ही बिलोंगिंग टू एनी क्लास, किसी से बिलोंग करे, अगर उसके पास बुद्धि हो तो वो एक ब्राह्मण क्लास में जाएगा। तो ये जो ब्राह्मण्स थे इस टाइम से, आई मीन इस पीरियड से अपनी हेजेमनी बनाना स्टार्ट कर चुके थे। और उन्होंने क्या किया कि किंग को एक वेरी पावरफुल एंटिटी लाइक गॉड घोषित करना। उन्हें, जैसे कि आप किसी आदमी को बार बार प्रेज करोगे, आई मीन चढ़ाना बोलते हैं हिंदी में, चढ़ाओगे तो आपके लिए कुछ करेगा। तो वो अपने लिए, अपने लिवरेज में कुछ ज़मीन दान पाने के लिए या फिर कुछ धन की प्राप्ति के लिए राजा को काफ़ी वो करते थे, अपीज़ करते थे कि आप भगवान के तरफ पे हैं, आप भगवान के समान हैं। तो राजा खुद को भी काफ़ी बड़ा मानने लगा कि हम ही तो सब कुछ है, हम ही भगवान हैं। ये इस टाइप की चीज़ें उसके दिमाग में आना शुरू हो गई। और फिर ओवर द टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि जब हम ही सब कुछ हैं स्टेट के, तो हम ही गवर्नमेंट भी हैं, और अगर हम गवर्नमेंट हैं तो हम ही लोगों की रक्षा कर सकते हैं। और जब हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा खुद तो जाके करेंगे नहीं, उसके लिए हमें आर्मी चाहिए, और आर्मी रखने के लिए उसके पैसे चाहिए,
और वो पैसे आएंगे कहाँ से, तो हम जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो बेसिकली यही होता था कि इन्होंने क्या किया, आर्मी रखना शुरू किया और जनता के ऊपर टैक्स लगाया। और वो टैक्स स्टार्टिंग में गुड्स के रूप में था। दैट मीन्स अगर आप, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर कोई किसान अपनी फसल उगाता है तो उसका 1/6 पार्ट उसे राजा को देना पड़ता था और वो डायरेक्टली उनके आर्मी पर्सन्स को दे दी जाती थी। दैट मीन्स उस समय कोई सैलरी की व्यवस्था स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ध्यान दीजिएगा शुरुआत में, बाद में ये चीज़ चेंज हो गई थी, बट शुरुआत में जो वस्तुएं डायरेक्टली मिलती थी वो डायरेक्टली आर्मी पर्सनल्स को दे दी जाती थी। तो ऐसा व्यवस्था था उस टाइम पे। अब हम बात करेंगे वहाँ के लोगों की स्थिति क्या थी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो वर्ना सिस्टम था वो चेंज होना शुरू हो गया था, अब वो हेरिडेटरी बनता जा रहा था धीरे धीरे। दैट मीन्स अगर कोई ब्राह्मण का लड़का है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, और अगर किसी क्षत्रिय का बच्चा है तो वो क्षत्रिय ही बनेगा, दैट मीन्स राजा बनेगा। और एक और नया ग्रुप आ गया था, वो है अनटचेबल क्लास आ गया था। दैट मीन्स ये ब्राह्मण्स और क्षत्रिय ने एक अलग क्लास को जन्म दिया था। वो क्लास कैसा था, वो क्लास ऐसा था कि मान लो कहीं से युद्ध हो रहा है, वहाँ के बंदियों का आपने, बंदी इन द सेंस कि बंदी बनाया किसी को, बंदी जब बना लिया तो वापस आप अपने राज्य में ले आए तो उसको आप अनटचेबल बना देते थे, क्योंकि आप उससे गलत काम करवाते थे। गलत इन द सेंस कि छोटे मोटे गंदे काम, नाली साफ करवाना, तो ये सब काम जो करते थे उन्हें अनटचेबल मान लिया गया। तो इस तरह से था सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटल, इसको आप बोल सकते हैं सोसाइटल हायरार्की। मतलब जो ये लैडर होता है, एक सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी बनना शुरू हो गई थी और सबसे ऊपर ब्राह्मण इस टाइप में उन्होंने उस पूरे जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी उसको इन्होंने हेरिडेटरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर आप यहाँ देख सकते हैं टाउन्स वर मच बिगर दैन अर्लियर टाइम, हाउसेस वर बिल्ट अप ऑफ वुड एंड ब्रिक एंड द किंग पैलेस वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड वुड विद द फाइन डेकोरेशन। दैट मीन्स अब जब राजा अपने आप को सब कुछ मानने लगेगा तो ऑब्वियसली वो अपने आप को दूसरों से अधिक बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, तो अपना पैलेस, बड़े बड़े पैलेसेस बनवाने लगे, उसे डेकोरेट करने लगे। पत्थरों के और लकड़ियों के पैलेस बनते थे, बट नॉर्मल लोगों के घर जो थे वो लकड़ियों के और ईंटों के बने हुए थे। सिमिलरली उस टाइम पे बेसिकली होता क्या था कि जो टाउन्स थे वो बेसिकली क्राफ्ट सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के आसपास ही इस्टेब्लिश होते थे। और उस टाइम पे मर्चेंट्स भी थे जो क्या करते थे कि एक गांव में गए, यहाँ से कुछ सामान लोगों से लिया, कुछ खरीदा और फिर वो उस सामान को ले जाके दूसरे गांव में जिस किसी को ज़रूरत है उसे बेच दिया। तो ऐसा प्रोसेस भी चलता था। बट अब ये जो पीरियड था, महाजनपदा पीरियड था, इसके अंत इन द सेंस कि आगे बढ़ते हुए क्वाइंस की भी शुरुआत हो गई थी। सिल्वर और गोल्ड क्वाइंस भी आ गए थे। गोल्ड नहीं, सिल्वर और कॉपर के क्वाइंस आ गए थे। बेसिकली वो पंच मार्क क्वाइन थे, तो लोग क्वाइंस का भी यूज करने लगे थे। नाउ हम बात करेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में, क्योंकि अगला महाजनपदा पीरियड जब बीतता है तो मौर्यन पीरियड आता है। अब मौर्यन पीरियड में क्या खासियत थी, अब मॉडर्न पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसके बारे में हम जानते कैसे हैं। तो बेसिकली मॉडर्न पीरियड को जानने के दो सोर्सेस हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे अशोका के एडिक्ट्स हो गए, अशोका के इनक्रिप्शंस हो गए, बट बेसिकली दो जो बुक है, जो मेन दो बुक है जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। पहला तो अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का। जो कौटिल्य कौन थे? चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी के, उनके प्रधानमंत्री थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। जो पहले नंदा डायनेस्टी थी मगध में, मौर्यन एम्पायर में जो पहले एक नंदा डायनेस्टी थी, धनानंद उसका राजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था और अपने मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। तो और दूसरा सोर्स है वो मेगास्थनीज का इंडिका है। इंडिका, अब मेगास्थनीज कौन था? तो जब आपको पता होगा कि इसी टाइम पीरियड में आई थिंक 326 बीसी में अलेक्जेंडर जो ग्रीक किंग था वो इंडिया आता है। उसका ये सपना था कि वो पूरे विश्व पे अपना राज करेगा, पूरे विश्व को जीतेगा। तो वो इंडिया के बारे में जब उसे जानकारी होती है, लोगों के द्वारा वो सुनता है, तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि हम इंडिया को भी जीतेंगे। और उसने पहले से सुन रखा था कि इंडिया में एक जो नदी है, इंडस नदी है, उसके आगे एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत ताकतवर साम्राज्य है। सो उसको उनसे वो लड़ना चाहता था। दैट मीन्स मगध जो है, मगध से लड़ना चाहता था और उन्हें जीतना चाहता था। तो वो इंडिया आता है 326 बीसी में, और वहाँ उसे झेलम नदी पे ही
हिदाप्सस का युद्ध, आई मीन आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ हिदाप्सस, जिसमें वो पोरस से लड़ता है, और पोरस वो अलेक्जेंडर को हरा देता है, लगभग हरा देता है, बट फाइनली अंत में वो कुछ ट्रिक्स के थ्रू अलेक्जेंडर, दैट मीन्स सिकंदर, जीत जाता है। बट वो पोरस को उसकी जो राज्य होता है, उसका किंगडम होता है, उसे वो लौटा देता है, बिकॉज वो उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है उसकी ब्रेवरी से, उसके करेज से। और उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके सैनिक हार मान लेते हैं कि अभी हम जब एंटर करें इंडिया में तो ये हाल है, आगे चल के क्या होगा। तो फिर वहाँ से वो लौटना स्टार्ट कर देते हैं। और आई थिंक 323 BC में बेबीलोना में सिकंदर मर जाता है। बट जब इंडिया से लौटता है सिकंदर, तो अपने कुछ गवर्नर्स को छोड़ देता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे इंडिया के। उसी में से एक था सेल्यूकस निकेटर, जो उस टाइम पे कुछ एरियाज जो थे इंडस जो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब और गांधार रीजन जो हो गया, वहाँ पे ये राजा था। और उसी का एम्बेसडर था मेगास्थनीस। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीस को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया था। आई थिंक 305 BC में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा के पंजाब को कैप्चर किया है। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग पावर इन मगध, चंद्रगुप्त मूव टुवर्ड पंजाब विच हैड बीन इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अ ग्रीक किंग, इन 326 BC। अलेक्जेंडर ने उसे कैप्चर किया था। फिर जब अलेक्जेंडर वापस चला जाता है तो वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त हराते हैं 305 BC में। और उस तरह से वो पहला कोई ऐसा राजा आता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया को यूनाइट करता है। ऑल ओवर इंडिया को यूनाइट करना मतलब वहाँ गांधार से लेके, आई मीन मिडिल ईस्ट से लेके यहाँ नीचे डेक्कन प्लेटू तक, डेक्कन तक एक सिंगल साम्राज्य, एक सिंगल किंगडम बनता है, सिंगल डायनेस्टी बनती है, जिसे मौर्यन डायनेस्टी बोला जाता है। ये पहली बार होता है। फिर 25 साल राज करने के बाद चंद्रगुप्त क्या करता है कि वो अपने बेटे बिंदुसार, ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार अलग था, बिंदुसार अलग है। बिंदुसार मौर्यन किंग था, बिंबिसार आपका मगध का राजा था। तो जो बिंदुसार है वो गद्दी पे बैठता है। और ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे वो राज्य को छोड़ के आपके कर्नाटका में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जाके वो जैन धर्म को अपना लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रवण बेलगांव, आई थिंक वो उस जगह का नाम है, हाँ आई थिंक उस जगह का नाम है वो। तो वहाँ वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि बिंदुसार अपने राज्य को संभालने की कोशिश करते हैं और वो उसका एक्सपेंशन करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो मस्की है, मस्की जो जगह है, यहाँ तक एक्सपेंशन होता है और ये पूरा गांधार लेते हुए ये पूरा आपका मौर्यन स्टेट रहता है। यहाँ एक कलिंगा स्टेट रहती है जिसकी युद्ध होती है अशोक से। केवल ये जगह कलिंग और ये नीचे के स्टेट्स मना करते हैं कि हम आपके में अंदर नहीं आएंगे, मौर्यंस, जो बाद में कलिंगा को कैप्चर कर लिया जाता है अशोका के द्वारा। बट ये जो चोला पांड्यास होते हैं वो अलग रहते हैं। अब क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि उनके फीचर्स के बारे में कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे मौर्यन पीरियड की। बट उसके पहले हम अशोका के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वो सबसे प्रोमिनेंट किंग थे मौर्यन पीरियड के। सो अशोका थे कौन? तो अशोका बिंदुसार के बेटे थे। आई मीन ऑब्वियसली बिंदुसार के पुत्र होंगे, दैट मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। तो उसके बाद क्या होता है कि अशोका चाहते हैं कि कलिंग को भी आप अपने में मिला लिया जाए, ऑब्वियसली एक्सपेंशन चाहेंगे। तो ऐसा एक और आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहूँगा कि अशोका जो थे, ऐसा माना जाता है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा था। जो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है गद्दी को पाने के लिए, उस गद्दी को पाने के लिए उसने अपने 99 भाइयों को मारा था। उसके बाद उसे वो गद्दी मिली थी। फिर क्या होता है कि अशोका लड़ते हैं कलिंग से और वहाँ काफ़ी बड़ा विशाल युद्ध होता है, काफ़ी लोग मरते हैं, जिससे वो दुखी हो जाते हैं और वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। और वो धम्मा को फॉलो करने, धम्मा को स्प्रेड करने की कोशिश करने लगते हैं। अब धम्मा क्या है? तो धम्मा एक प्राकृत वर्ड है, प्राकृत लैंग्वेज। क्योंकि उस टाइम पे जैसे मॉडर्न टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी। प्राकृत लैंग्वेज भाषा की बात कर रहा हूँ। और जो स्क्रिप्ट थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थे, मतलब जो लिखी, जैसे कि हमारा हिंदी भाषा और देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी में हम लिखते हैं और बोलते हैं हिंदी है, उसी टाइप पे प्राकृत लैंग्वेज थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। ये जनरल एक कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। बट जो अपर क्लास था, अपर क्लास इन द सेंस की सो कॉल्ड अपर क्लास, ब्राह्मण्स जो थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, वो संस्कृत का भी यूज़ करते थे उस टाइम पे। संस्कृत एक आर्यन लैंग्वेज है, ध्यान देना आप। तो ऐसा होता है कि फिर जब अशोका उस युद्ध से
परेशान हो जाते हैं तो वो धम्मा को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, वो युद्ध न लड़ने की शपथ लेते हैं। फिर वो धम्मा को अलग अलग एक्सपेंशन, अलग अलग राज्यों में अपने एजेंट्स को भेजते हैं, जिसे महामंत्री भी बोला गया है कहीं कहीं, धर्म महामंत्री, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फिर वो अपने एडिक्ट्स लिखते हैं, अपने अपने ज्ञान को, जैसे ज्ञान को बांटना, ज्ञान लिखते हैं, उसे जगह जगह भेजते हैं, जहाँ पत्थरों पे, जहाँ दीवालों पे, बड़े बड़े रॉक्स पे, वो उसे आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कि छीने और हथौड़ी से मार के उस पर इंस्क्राइब किया जाता है, तो उस पर लिखा जाता था ताकि आने वाले लोग उसे पढ़ सके, उसके बारे में जानकारी ले सके कि हाँ उस टाइम पे क्या हुआ था। फिर उसी तरह से वो कोशिश करते हैं कि समाज में जो प्रॉब्लम्स है, समाज में जो बुराइयां हों, उनको चेंज किया जाए बेसिकली। तो उस टाइम पे क्या था, जो समाज में, उस पूरे सोसाइटी में दो तरह के लोग थे। एक जो ब्राह्मण्स थे, दो तरह के रिलीजियस पीपल थे, ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस मतलब धर्म के बारे में बातचीत करने वाले। तो एक तो ब्राह्मण्स हो गए और दूसरा श्रमणा थे, श्रमणा जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कुछ मॉन्क्स थे। तो इनके बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलता था। ब्राह्मण्स अपने सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स को ज़्यादा प्रमोट करते थे, जबकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो मॉन्क्स थे वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बट आपका कर्म, आपका जो काम होना चाहिए, जो आपका धर्म है उसको आप परफॉर्म करो। इसकी वजह से रिलीजियस फाइटिंग होती थी, युद्ध होते थे, झगड़े होते थे ज़मीन के लिए, धर्म के लिए। और इसे देख के अशोका को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए धम्मा को प्रमोट किया, बुद्धिज़्म को खुद अडॉप्ट किया और लोगों को बुद्धिज़्म की प्रीचिंग देना स्टार्ट किया कि नहीं, आप ये करना गलत है, आप एनिमल सेक्रीफाइसेस को बंद कर दीजिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। लोगों को ये लगता था कि जानवर की बलि देने से देवी या देवता खुश होंगे, बट अशोका ने उसे भी बंद करवाने की कोशिश की, या कहने की बंद भी कराया। फिर उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे स्लेव्स का भी डिस्कशन होता है। वैसे तो मेगास्थनीज के जो बुक इंडिका है उसमें उन्होंने स्लेवरी को डिनाई किया है कि उस टाइम पे स्लेवरी थी नहीं, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जो स्लेव्स के प्रति एट्रोसिटीज़ होती थी, एट्रोसिटी मतलब उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ जो गलत व्यवहार होता था, उसको भी बंद करने के लिए लोगों से मांग की थी, लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप इसे बंद करें। नाउ अब हम बात करेंगे मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में। तो इंडिका ने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया है, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में मेंशन किया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट बेसिकली मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र जो सिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल से, जैसे कि फोर्ट बनता है उससे एक घिरा हुआ था, हाउसेस वर मेड ऑफ वुड, बट पैलेस जो था वो स्टोन का था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, और आर्मी का खर्चा कैसे चलता था, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था उससे। सो ऐसा पूरा आपका उस टाइम का अशोका का प्रीचिंग्स थी, अशोका क्या चाहते थे। बट अब हम बात करेंगे अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन की। सो अशोका ने अलग अलग जगहों पे अपने एडिक्ट्स को भेजे हैं, अपने राइटिंग्स को, जहाँ उसे इंस्क्राइब किया गया अलग अलग चीज़ों पे, मतलब अलग अलग पत्थरों पे, किसी बड़े पत्थर पे, स्टोन पिलर्स पे। जैसे कि आपने देखा होगा सारनाथ का, मैंने यहाँ पे आई थिंक, हाँ ये जो हो गया आपका, ये सारनाथ के एक पिलर के ऊपर है जिसे हम अपना नेशनल एम्बलम मानते हैं। तो इस तरह से जो अशोका के इंस्क्रिप्शन तो पिलर्स पे भी थे, पिलर्स पे भी उसने अपने इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। जैसे कि आप देख सकते हो इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, वो भी, उस पर भी अशोका के अपने इंस्क्रिप्शंस, अशोका के एडिक्ट्स वहाँ पे लिखे गए हुए हैं। तो उस टाइप पे जो पिलर्स थे उनके ऊपर एक हेड होता था, उस पिलर का एक हेड होता था जिसे एम्बलम बोला जाता है। एम्बलम इन द सेंस कि उसे हेड बोलते हैं, उसे शिखर बोलते हैं हिंदी में। तो उस शिखर की, उनके जो अशोका के पिलर्स थे उनकी यही खासियत थी कि उसके पिलर्स के ऊपर एक शिखर होता था जो उसे काफ़ी डिफाइन करता था, काफ़ी डिफाइन इन द सेंस कि उसके पूरे नेचर को डिफाइन करता था। और ये जो प्रैक्टिस थी एक शिखर बनाने की, ये ग्रीक प्रैक्टिस थी, ग्रीक के कुछ राजाओं की ये प्रैक्टिस थी जिसे अशोका ने देखकर अपने में कॉपी किया था बेसिकली। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिनके असिस्टेंस से राजा, दैट मीन्स अशोका, उसे रूल करते थे। फिर जो उनका पूरा किंगडम था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था, और हर एक प्रोविंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग विलेजेस का एक ग्रुप था। और हर लोग, कोई भी एक विलेज का आदमी अपनी बातों को, अपने ग्रीवेंसेस को, अपने कंप्लेंट्स को ले जाके राजा के सामने रख सकता था।
और उस हिसाब से राजा उसके कंप्लेंट पे कार्रवाई कर सकते थे। और वहाँ पे टैक्स कलेक्शन के लिए भी अलग अलग ऑफिसर्स थे जो गांव में जाते थे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। वहाँ जनगणना सेंसस की भी बात होती थी। वो जो ऑफिसर्स जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स गाँव में जाते थे, वहाँ पे वो पशुओं की संख्या गिनते थे, लोगों की संख्या को भी गिनते थे। तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो उनका किंगडम जो था ये मोटे तौर पे चलता था। अभी हमें इसमें डीप इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं हुआ है, बट आने वाले बुक्स में, आने वाले जब चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे अगले बुक्स में, तो उसमें हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बेसिकली ये क्वेश्चन मेंस के हो सकते हैं और कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं मेंस की एग्जामिनेशन में। हाँ, यूपीपीसीएस में आ सकता है, बट यूपीएससी में तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछे। हाँ, वो कंपैरिजन पूछ सकता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है। नाउ अपने धर्म को प्रमोट कैसे किया, तो उस जैसे कि आपको भी मैंने बताया था कि धर्म महामात्रा थे, जो एक अलग तरह के लोगों को अपॉइंट किया था अशोका ने, जो जगह जगह घूमते थे उनके पूरे किंगडम में, लोगों से उनकी परेशानियों को सुनते थे, उनके कंप्लेंट्स को नोट करते थे। फिर अगर उनके बीच में कोई दिक्कत चल रही, कोई गतिरोध चल रहा है, तो उसको रिकॉन्सिलिएट करने की कोशिश करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को धर्म की धम्मा, दैट मीन्स धम्मा की प्रीचिंग्स देते थे, धम्मा की जानकारी देते थे, बुद्धिज़्म को प्रमोट करते थे। सो उसी कड़ी में उन्होंने अपने बेटे महेंद्र, जो उनका महेंद्र था, उसे भी श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। और उसी कड़ी में महेंद्र ने श्रीलंका के जो राजा थे उसे भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कराया था और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे अशोका से। सो ऐसा था पूरा होल एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन पीरियड का। सो हमने आज क्या बात किया, हमने बात किया कि कैसे मगध महाजनपद क्रिएट हुए, मगध राज्य बना, मगध राज्य को कैसे बिंबिसार ने चलाया। फिर उसके बाद आता है आपका मौर्यन पीरियड, कैसे धनानंद से चंद्रगुप्त मौर्य लड़ते हैं कौटिल्य की सहायता से। फिर उन्होंने अपना 322 बीसी में मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर कैसे वो अलग अलग जगहों पे जाके पूरे देश को, पूरे इंडिया को एक सिंगल यूनिट में, एक भारतवर्ष में यूनाइट करते हैं, गांधार से लेके नीचे डेक्कन प्लेटू तक। फिर उसके बाद उनका पुत्र आता है बिंदुसार, वो कैसे एक्सपेंशन करता है। फिर अशोका आते हैं, वो कैसे कलिंगा का युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद फिर उससे वो काफ़ी व्यथित होकर युद्ध न लड़ने की शपथ लेते हैं। फिर उसके बाद वो फिर अपने धम्मा को प्रमोट करते हैं, धर्म को प्रमोट करते हैं। जैसे संस्कृत में धर्म बोला जाता है, धर्म है क्या, तो धर्म को प्रमोट करते हैं। उसी कड़ी में वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। फिर अलग अलग धर्म महामात्रास को सेंड करते हैं अलग अलग देशों में कि जाके वो बुद्धिज़्म को प्रमोट करे, बुद्धिज़्म को फैलाए। सो ऐसा था पूरा मगध पीरियड और मौर्यन पीरियड। नाउ अब हम अगले वीडियोस में क्या डिस्कस करेंगे, सो अगले वीडियोस में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अलग अलग छोटे छोटे जो डायनेस्टीज थे। अब जब मॉडर्न पीरियड का डिसइंटीग्रेशन होता है 185 बीसी से इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है मॉडर्न पीरियड का, बिकॉज जो अशोका के जो आने वाले सक्सेसर्स थे वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे। और दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि पूरा जो अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था और जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत बड़ा था। तो धीरे धीरे जब सेंटर में कोई एक स्ट्रांग पर्सन नहीं रहता है तो वो किनारे के एरिया उससे धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। तो यही होता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इसी मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न डायनेस्टी, मॉडर्न किंगडम से निकले हुए छोटे छोटे राज्य बनते हैं और कुछ फॉरेन इन्वेजन भी होता है, जैसे कि सकास आते हैं और फिर और हमारे साउथ इंडिया में सतवाहनास हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जाना होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स के बारे में बताएं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा रहता है। आप अपने क्रिटिसिज्म को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ों को मैं सुधारूं, किन किन क्षेत्रों में मैं और सुधार कर सकता हूं। सो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताइए और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।